रात के 11 बज चुके थे जब हमारी ट्रेन स्टेशन पर पहुंची थी। मैं अपना सामान उठाया और अपनी पत्नी को बोला, चलो हमारा स्टेशन आ चुका है। कुछ ही देर में प्लेटफार्म आ चुका था। अब मैं अपनी पत्नी के साथ ट्रेन से नीचे उतर गया। स्टेशन पर बहुत कम लोग उतरते हुए दिखाई दिए क्योंकि रात का टाइम था और वो भी सर्दियों का, जनवरी का महीना था, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और साथ में फॉग भी दिखाई दे रहा था। जब हम ट्रेन से नीचे उतरे, प्लेटफार्म पर खड़े हुए और ठंड का सितम जारी था। ट्रेन तो सीटी मार के चल दिया। अब हम पति पत्नी दोनों उसी जगह पर खड़े और ठंड से आगे की तरफ बढ़ने में सोच रहे थे, बढ़ने के लिए। वहाँ से हमारा जो घर था रेलवे लाइन के पास पास चलता हुआ करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर था। अब इस टाइम तो कोई सवारी मिलने से रही और हमने सोचा कि चलो रेलवे स्टेशन से रेलवे लाइन के साथ ही साथ चला जाए ताकि हम लोग घर जल्दी पहुंच जाएंगे। मेरे पास जो बैग था मैं कंधे पर टांगा और चल पड़ा अपनी पत्नी के साथ। मैं आगे आगे चल रहा था, मेरी पत्नी पीछे पीछे चल रही थी। अभी हमारा शादी का करीब 1 साल ही हुआ था। अंधेरे में आवारा कुत्ते लगातार भौंक रहे थे लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे थे। कहीं दूर से आवाज़ उनकी सुनाई पड़ रही थी और हम रेलवे लाइन के साथ साथ अब आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। पहले रेलवे फाटक आना था और उसके थोड़ी दूर पर जा कर के हमें बाएं साइड में एक पतली रोड पर उतर जाना था और कुछ ही दूर चलने के बाद में हमारा घर आ जाता। अभी हम रेलवे जो केबिन था, फाटक था, उसको हम लोग पार किए थे। थोड़ा दूर चलने के बाद ही पटरी पर एक औरत बैठी हुई दिखाई दी जो सफ़ेद कपड़े में थी और बीचों बीच पटरियों के बैठी हुई थी, जैसे उसका इरादा सुसाइड करने का था। और मैं एकदम सहम करके खड़ा हो गया। मेरी पत्नी कहने लगी, क्या हुआ जी, क्या हुआ, क्यों रुक गए? मैं बोला, देखो ना रेलवे की पटरी पर, देखो थोड़ा ध्यान से देखो, वो कोई औरत बैठी हुई है सफ़ेद कपड़ों में। और जैसे ही मेरी पत्नी ने उसकी तरफ देखी और कहने लगी, कहाँ है औरत, खाली पटरी है, कहाँ औरत दिखाई दे रही है? मैं अपनी मिसेज की तरफ देखने लगा कि तुम्हें औरत नहीं दिखाई दे रही है? वो कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और ये जो कहानी आप सुन रहे थे ये हमें प्रमोद जी ने भेजा है। प्रमोद जी की कहानी को अभी 1 साल से कुछ ज़्यादा टाइम हो चुका है। प्रमोद जी का शादी का 1 साल हो चुका था और अपनी पत्नी के साथ वो अपने घर आ रहे थे एक शहर से जहाँ पर वो नौकरी करते थे। अब पत्नी उनकी साथ में रहती थी। अब आगे की कहानी तो आपने सुन ही लिया है, तो चलते हैं बाकी कहानी की ओर। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो आप मुझे सुनाना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर।
जब इतनी बात मेरी पत्नी ने बोली कि कहाँ है औरत, आपको तो हर तरफ औरत ही दिखाई देती है, हंसते हुए कहने लगी। मैं साफ साफ देख रहा था, उस पटरी पर सफेद कपड़ों में वो औरत बैठी हुई थी। अब मेरी पत्नी कह रही कि वहां पर कोई औरत नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं एकदम थोड़ा सहम सा गया था कि कहीं मेरी नजरों का धोखा तो नहीं हो रहा है। लेकिन मैं बहुत सालों से सुन रखा था कि इस रेल की पटरी पर एक औरत दिखाई देती है और कभी कभी वो किस्सा होता है, और जब भी दिखाई देती है तो किसी न किसी की मौत इस रेलवे लाइन पर होती है। ये बात तो मैं बहुत पहले से सुन रखा था, लेकिन काफ़ी दिनों से यहाँ पर कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी। तो मैंने समझा था कि शायद ये किसी ने अफवाह उड़ाया होगा और कोई बात नहीं है। अब मैं बोला ठीक है, दिखाई नहीं दे रही तो चलो मेरे साथ में, और हम आगे बढ़ते गए। लेकिन मेरी नज़र जो थी उसी औरत पर टिकी हुई थी। अब मेरी पत्नी तो कुछ बोलती हुई चल रही थी कि आपको तो हर जगह औरत दिखाई देती है, औरत के सपने आते हैं, मैं तो कुछ हुई ही नहीं। वो अपनी बात बोलती जा रही थी। मैं उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। मेरा ध्यान था उसी औरत पर कि आखिर ये औरत पटरी के बीच में क्यों बैठी हुई है। मैं डरता डरता आगे की तरफ बढ़ रहा था। अब पत्नी मेरी बिल्कुल निफिक्र मेरे पीछे पीछे चल रही थी। उसको तो औरत दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मुझे साफ साफ नजर आ रही थी। जब हम उसके पास से गुजरे तभी मेरी नज़र उस पर टिकी हुई थी। औरत का चेहरा नीचे की तरफ झुका रखी थी, जमीन की तरफ देख रही थी। आज जब मैं उसके पास से गुजरने लगा तो उसने अपना सर नीचे से उठाया और ऊपर करके हमारी तरफ चेहरा उसका घूम गया। जैसे ही चेहरा घुमा उसका, मैं देखा, देखने में तो बहुत वो खूबसूरत सी लग रही थी, लेकिन जो आंखें थी वो जलती हुई अंगार की तरह दिख रही थी। उसकी देखती ही मैं बिल्कुल डर चुका था। अब मैं अपनी पत्नी से बोला, भागो यहाँ से, जल्दी चलो आगे की तरफ। लेकिन मेरी पत्नी जो थी अपनी अंदाज में वही पुरानी बात कहती जा रही थी। क्या हुआ, क्यों तेज भागे, हम चल रहे हैं ना, आराम से चलते हैं, घर तो पास में ही है, जल्दी क्या हुई पे। मैंने बोला, देखो चुड़ैल बैठी हुई रेलवे लाइन पर। अब फिर वो मेरे ऊपर गुस्सा हो गई, कह रही, हाँ चुड़ैल तो जरूर बैठी है, वो तुम्हें दिखाई भी दे रही है, मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, तुम्हें तो हर जगह औरत, लड़की, चुड़ैल ही दिखाई देती है। वो चुड़ैल को मजाक उड़ाने लगी। अब मैं उसको बोल रहा कि देखो तुम कुछ बोलो मत, कुछ मत बोलो, चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलो। लेकिन वो बड़बड़ाती हुई चलती जा रही थी। अब मैं बेहद डरा हुआ था कि कोई हम लोगों के साथ में अनहोनी ना हो जाए। हम अब थोड़ा उस औरत से आगे निकल आए थे। अब मैं जब पीछे मुड़ करके देखा तो वो चुड़ैल जो बैठी हुई थी अब उठ करके खड़ी हो चुकी थी, और हमारे पीछे पीछे वो अब चलने लगी थी। सबसे पीछे तो मेरी पत्नी थी, मेरे से 4 कदम पीछे चल रही थी, जबकि उसके साथ में कोई सामान भी नहीं था। दोनों बैग तो मैं एक तो कंधे पर टांग रखा था, एक हाथ में ले रखा था। अब तभी उसके कदम तेज नहीं चल रहे थे। अब मैं उसको बोलता कि जल्दी चलो, तो मेरे पर गुस्सा हो रही थी। मैं अब बोला कि तुम जल्दी चलो ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूं, देखो तुम्हारे पीछे कौन चल रहा है। मैं जब बोला फिर वो मुड़ करके देखी। अब फिर कहने लगी, कहां कोई औरत है, किसको देख रहे हो आप, मजाक उड़ा रहे हो मेरी, मुझे डरा रहे हो। अब मैं उसको क्या बताऊं। मैं रुक गया, जब तक आई मैंने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती आगे की तरफ चल पड़ा अपने घर के साइड में।
कुछ दूर चलने के बाद में मैं पलट करके देखा तो वो सफ़ेद कपड़ों में जो औरत चल रही थी वो दिखाई नहीं दी। मैंने चलो भगवान का शुक्र है कि वो वापस लौट गई। हम अब घर आ चुके थे। वैसे तो हमारी गाड़ी लेट हो गई थी, नहीं तो हम लोग बिल्कुल वक्त पर अपने घर पहुंच जाते। और वैसे हम उतरते ही फ़ोन पर बोल रखा था माँ को, पिताजी के हम आ चुके हैं, अब रास्ते में हैं। पिताजी अब हमारी इंतज़ार कर रहे थे। जब हम दरवाजे पर पहुँचे तो जैसे ही हमने दरवाज़ा नॉक किया, पिताजी आकर के दरवाज़ा खोल दिए और कहने लगे, तुम लेट हो गए हो बेटा। मैंने कहा, हाँ पिताजी गाड़ी लेट हो गई। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ आप लोग। हम लोग अंदर चले गए थे। इसके बाद मम्मी से हमारी बातचीत होने लगी। हम एक दूसरे के हालचाल लेने लगे थे। मेरी पत्नी बाथरूम गई हुई थी। अब बाथरूम में जो काफ़ी देर तक अंदर रही, अब बाहर ना निकली तो मेरी माँ कहने लगी, अरे बेटा बहू कहाँ गई है? यानी कि माँ वो बाथरूम में गई होगी। आधा घंटा बीत चुका था लेकिन वो बाहर नहीं निकली। आखिरकार मुझे कुछ शंका होने लगी कि आखिर बाथरूम में इतना देर क्या कर रही है। मैं आवाज़ भी लगाया अपनी पत्नी को, लेकिन आवाज़ का जवाब नहीं आया। मैंने बोला माँ से कि माँ देखो ज़रा क्या कर रही है बाथरूम में वो। माँ गई, उसमें जो दरवाज़ा था वो आधा ही लगा हुआ था, मतलब ज़मीन से लेकर के 3 फीट तक, और 3 फीट पल्ला खुला हुआ था। तो माँ ने हमारी पत्नी को आवाज़ दिया कि बहू बहू कहाँ पर हो तुम, निकलो आओ। लेकिन मेरी पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब मेरी माँ कहने लगी, अरे बेटा बाथरूम में है ये। यानी कि हाँ माँ बाथरूम में गई है, तो आवाज़ तो दे नहीं रही है। मुझे डर लगने लगा कि कहीं उसके साथ कुछ बात तो नहीं हो गई। जब मैं बाथरूम में पहुंचा, दरवाज़ा पीटने लगा तो कुछ जवाब नहीं आ रहा था। अब मैं अंदर जो छोटा दरवाज़ा था झांक करके देखने लगा तो वो तो बाथरूम के अंदर में ही गिरी पड़ी थी। अब जल्दी से मैंने माँ को बोला, माँ ये तो अंदर बेहोश हुई पड़ी है। अब हम हाथ लगा के सिटकनी खोले और उसको बाहर निकाला। अब घर में हड़कंप मच चुका था, सब कोई व्याकुल हो चुका था कि आखिर हुआ क्या मेरी पत्नी को। अब उसको चारपाई पर आंगन में लिटाया गया और होश में लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन होश में नहीं आ रही थी। आखिर अचानक इसको क्या हो गया। माँ बहुत कोशिश किया, पिताजी भी बहुत कोशिश किए उसको होश में लाने के लिए, लेकिन बात बनी नहीं। आखिरकार उस सर्दी के टाइम में पानी का इस्तेमाल किया गया। जब उसके चेहरे पर, सर पर पानी डाला गया तब जा कर के उसका होश आया था। और जब होश आया तो वो उठ करके खड़ी हो गई और कुछ अजीब भाषा में वो बड़बड़ाने लगी। आसमान की तरफ देख रही है, कभी दूसरी साइड देख रही है, जैसे हम लोग तो वहाँ पर हैं ही नहीं, हम लोग कौन हैं वो पहचान भी नहीं रही थी। अब ये सब देख करके तो समझते देर नहीं लगी कि मेरी पत्नी के साथ में क्या हुआ। अब फिर मैंने माँ से सारी बात बताई जो रेलवे स्टेशन पर हमने देखा था उस औरत को। माँ समझ गई कि इस पर वही चुड़ैल का साया आ चुका है। इसने उस चुड़ैल को मजाक उड़ाया था और इसीलिए वो चुड़ैल इसके ऊपर आ गई थी। माँ पूजा पाठ करने वाली थी और जो भी हो सकता था उस रात में उसने करने की कोशिश की। गंगा जल भी प्रयोग किया। जैसे ही प्रयोग किया कुछ देर के लिए होश में तो आ गई थी, हम लोग को पहचानने लगी, बात भी करने लगी, लेकिन आधे घंटे के बाद में फिर वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गई। अब फिर जब हमने होश में लाया
तो फिर पहली वाली हालत हो गई थी। आसमान की तरफ देख के बड़बड़ा रही थी, इधर उधर उसकी नज़रें घूम रही थी, आंखें मोटी मोटी सी दिखाई दे रही थी और शक्ल भी बिल्कुल डरावना जैसा हो चुका था। माँ कहने लगी कि बेटा, ये हम कुछ नहीं कर पाएंगे इस वक्त में, अब तो कल सुबह ही हम चलेंगे तांत्रिक बाबा के पास में, तभी कुछ बात बनेगी। अब जैसे तैसे करके हम लोग सारी रात जगे रहें, रखवाली करते रहें, कहीं रात में उठ करके कहीं भाग न जाए, इधर उधर ना निकल जाए। सुबह हुई, उसको नहला धुला करके अब फिर हम लोग तांत्रिक बाबा के पास में ले गए थे। तांत्रिक बाबा ने देखा, बोले हाँ, इस पर कोई साया आ चुका है। माँ बोली कि ठीक है, आप साया को उतारो। उन्होंने अपना जो पूजा पाठ करना था किया, और उस टाइम मेरी पत्नी होश में भी आ गई थी। अब बाबा कहने लगे कि हमने उतार दिया है, कोई अब दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर कोई बात हो तो दोबारा आ जाना। अब हम लोग घर पर आ गए थे। दिन भर मेरी पत्नी बिल्कुल सही थी। आज जैसे ही शाम होने लगा, वो पहले की तरह करने लगी। वो पहले तो कुछ देर के लिए बेहोश सी हो गई थी। अब फिर हम लोग समझ गए कि ये चुड़ैल इसका साथ नहीं छोड़ी है। जब होश में लाया गया तो फिर वही आसमान की तरफ देखना, उसका इधर उधर देखना, आंखें मोटी मोटी करना, और कुछ अनजानी सी भाषा वो बोल रही थी जो हम लोगों को किसी को समझ में नहीं आ रहा था। अब शाम के टाइम ही हम उसको लेके गए तांत्रिक बाबा के पास में। तांत्रिक बाबा ने फिर देखा, फिर झाड़ फूक किया, और जैसे ही झाड़ फूक किया वो सही हो गई। फिर हम लोग लौट के आ चुके थे। आधी रात तक तो सही रही। मैंने सोचा कि अब इसकी जो साया है उतर चुका है। मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, वो मेरी बगल में लेटी हुई थी। अब बिल्कुल शांत, कुछ देर तक हम लोग बात करते हुए सोए थे। अब मैं उसको एहसास नहीं दिलाना चाहता था कि उसके ऊपर में कोई आत्मा चुड़ैल का साया पड़ चुका है। अब मैं सो चुका था, वो भी नींद में आ चुकी थी, और शायद 1 बजे का टाइम हो चुका था रात का। और तभी वो उसकी आवाज़ आने लगी, बड़बड़ा रही थी, और मेरी नींद खुल गई। मैं देखा वो पलंग से नीचे उतरी हुई थी और दीवार के पास में जाकर के छत की ओर घूर रही थी, और ना जाने कौन सी बात, कौन सी भाषा में क्या बोल रही थी, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैं जब उसको हाथ पकड़ करके पलंग पर लाना चाहा कि चलो आराम कर लो, और उसने तो मुझे जोर से धक्का दे दिया। मैं दूर जा गिरा। अब मैं समझ गया कि दोबारा इस पर उस चुड़ैल का साया आ चुका है। माँ को फिर मैं बुला के लाया, और फिर सारी रात हम लोग जगे रह गए थे। गंगा जल का प्रयोग करते कुछ देर सही हो जाती, और फिर उसका वही हाल हो जाता। अब हम नौकरी पर जाना था मेरे को वापस, लेकिन अब कैसे इसको लेकर के जाऊं हम शहर की तरफ, परेशान हो चुके थे। अब दूसरा तांत्रिक के पास हम लोग जाना शुरू किए। दूसरा से भी कुछ नहीं हो पाया, तीसरे के पास पहुँचे, चौथे के पास पहुँचे। मतलब हमारा 2 महीना खराब हो चुका था, लेकिन कोई भी सुधार बिल्कुल नहीं हो रहा था। हम बहुत परेशान थे, पैसे भी काफ़ी खर्च हो चुका था। अब हमें सोच नहीं रहा था कि हम लोग क्या करें। जो जहाँ कहता कि आप फलाने जगह चले जाओ, वहाँ पर कोई बाबा मिलेंगे, वो उपचार कर देंगे। हम लोग खुश हो जाते थे कि चलो उस बाबा के पास जाएंगे तो हमारा भला हो जाएगा, हमारी पत्नी के ऊपर से वो प्रेतनी का साया उतर जाएगा। लेकिन होता कुछ भी नहीं था। हाँ, कुछ टाइम के लिए वो प्रेतनी हमारे पत्नी के ऊपर से उतर जाती थी, अब फिर दोबारा वो उसके शरीर पर आ जाती। अब
मैंने अपनी पत्नी को ससुराल वालों को भी खबर दे दिया था, बुला लिया था। वो भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश किए थे, लेकिन वही पुरानी बात, झाड़ फूक होने के बाद कुछ देर सही रहती और फिर शाम होते ही वो अपना असली रूप में आने लगती थी। उस पर प्रेत सवार हो जाती थी वो। अब हम लोग थक चुके थे। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि मेरी नौकरी भी अब चली गई थी। हमें अब नौकरी की भी तलाश थी, लेकिन अपनी पत्नी को छोड़ करके कैसे जाऊं? इस हालात में बुजुर्ग माता पिता और मेरी छोटी बहन थी वहाँ पर, कैसे उन लोग बीच में छोड़ूं? क्या लोग कहेंगे? आखिरकार हम तो घर पर ही रुक गए थे। पैसे की तो दिक्कत हो रही थी, लेकिन कर्जा उर्जा लेकर के मैं अपने पत्नी का इलाज लगातार करा रहा था। दूर दूर तक मैं गया, जहाँ जहाँ लोग बताते गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार एक रिश्तेदार ने हमें बताया कि देखो, चाहे तुम लोग बहुत इधर उधर घूम सकते हो, लेकिन फायदा तुम्हें दिख नहीं रहा है। अब एक काम करो कि तुम लोग एक मंदिर पर चले जाओ जो राजस्थान में है। वो मंदिर मेहंदीपुर बालाजी की बात कर रहे थे। मैंने भी सुन रखा था, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था उस टाइम में, और था भी बहुत दूर। जब उन्होंने कहा तभी हमारे दिमाग में वो बात बैठ गई। उसके लिए हम लोग पूरा परिवार तैयार हो गए थे। और फिर दूसरे दिन हम लोग लेके चल पड़े थे मेहंदीपुर बालाजी। हम वहाँ मंदिर में पहुँचते ही आरती में भाग लिए थे, और उसके बाद तो हमारी पत्नी बिल्कुल सही सी हो गई थी। लग ही नहीं रहा था कि उसके ऊपर में कोई प्रेतनी का साया है। लेकिन मेरी माँ कह रही थी कि बेटा, वो जो साया है ना, वो छलावा है। अभी देखो वो उतर गई है, लेकिन हम कैसे मान लें कि उतर गई है? हम वहाँ के जो पंडित थे उनसे पूरी बात किया। वो कहने लगे कि देखो, नियम यहाँ का कड़ा है और नियम का पालन करना पड़ेगा, और यहाँ पर तुम्हें रुकना पड़ेगा। हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है, और इसके बाद में तुम लोग वापस जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर 2-3 बार तो आना ही पड़ेगा, जैसा उन्होंने बताया था। आखिरकार जैसे उन्होंने बताया, जो नियम का उन्होंने बोला कि ऐसे करना पड़ेगा, नियम का पालन करना पड़ेगा, सारा नियम हमने पालन किया। अब हम लोग गांव लौट गए थे, और वाकई में वहाँ जाकर के हमारी पत्नी का ऊपर से वो चुड़ैल का साया उतर चुका था। लेकिन इसके बाद भी हम 2 बार वहाँ पर गए थे। वो पंडित बोले थे कि आना जरूरी है। कुछ पूजा पाठ भी लास्ट में हुआ था, और अब जाकर के मेरी पत्नी बिल्कुल सही हुई है। हम लोग बहुत कर्जे में आ चुके थे, बहुत परेशानी झेला, मेरी नौकरी भी चली गई थी उस चुड़ैल के कारण से। अगर उस रेल की पटरी पर हमारी पत्नी उस चुड़ैल का मजाक ना उड़ाती तो शायद ये भी हो सकता था कि वो हमारी पत्नी के ऊपर नहीं आती। लेकिन ना जाने क्यों मेरी पत्नी को वो चुड़ैल नज़र नहीं आ रही थी, अब मुझे नज़र आ रही थी। मैं तो उस घटना को, उस टाइम को ही कोस रहा था कि हमारी ट्रेन लेट नहीं होती तो हम लोग सही सलामत अपने घर पहुंच गए होते थे। लेकिन जो लिखा होता है वही होता है। अब हमारी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है जो आप मुझे सुनाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक ऐसी ही घटना, एक ऐसी कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।